गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, आधुनिकीकरण के रास्ते, पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर और एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से आप लोगों को आते हैं। इस चैप्टर में हम दुनिया के दो शक्तिशाली देशों चीन और जापान के इतिहास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में ही उनके मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की कहानी, जो उनका आधुनिकीकरण का सफ़र रहा है, जिसके कारण वो आज दुनिया के शक्तिशाली देश बने हैं, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास के जो सब टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले चीन और जापान का इंट्रोडक्शन, साथ में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का शोगुन, उनका उत्थान और उसके पतन के कारणों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जापान। जापान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का एक शक्तिशाली देश है। एशिया के शक्तिशाली देशों में जापान को माना जाता है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित बहुत सारे द्वीपों का समूह है। यह पूर्वी एशिया का एक महान देश है और इसे विश्व का एक अत्यंत सुंदर और सम्माननीय देश भी माना जाता है। जापान में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन इसके जो 4 बड़े द्वीप हैं उनका नाम है होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होक्काइडो, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से भी। जिसमें होन्शु जो द्वीप है वो जापान के केंद्र में स्थित है और सबसे बड़ा है। जापान की 50% से अधिक ज़मीन पहाड़ी है और जापान की केवल 17% भूमि पर ही खेती की जाती है। मतलब 17% भाग पे केवल खेती होती है जापान की। जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है, बहुत ही प्रसिद्ध ये शहर है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि जापान में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, जो कि कई बार बहुत विनाशकारी भी होते हैं। प्राचीन काल में जापानी सभ्यता, जो जापान की प्राचीनतम सभ्यता थी, वो चीनी सभ्यता से बहुत प्रभावित थी। जापान के लोगों ने चीन की कला, साहित्य, विज्ञान तथा दर्शन से प्रेरणा ली थी। जापान की अधिकांश जो जनसंख्या है वो जापानी है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर आयुनु और उत्तरी कोरिया के अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। तो आज हम जापान की ज्योग्राफिकल कंडीशन को मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। एशिया महाद्वीप के अगर हम शक्तिशाली देशों की बात करें तो भारत के साथ साथ चीन और साथ में जापान। जापान के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है, आप देख सकते हो, प्रशांत महासागर में स्थित है। और साथ में इसके जो पड़ोसी देश है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इधर चीन और साथ में भारत, और भी बहुत सारे देश जो कि जापान और चीन के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। तो ये जो आप लोगों को द्वीप दिख रहे हैं, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जापान, जिसमें 4 महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के माध्यम से, जापान की राजधानी टोक्यो प्रसिद्ध शहर है जापान का। साथ में ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध में इस शहर को विनाश का सामना करना पड़ा था। साथ में ही नागासाकी, यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ पर अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी में
परमाणु बम गिराए थे। हालांकि उसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये कई द्वीप है, आप देख सकते हो कि एक ये इधर द्वीप है, ये बहुत सारे द्वीपों का समूह है। लेकिन आज हम 4 महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होंशु, जो कि जापान के केंद्र में स्थित है और सबसे बड़ा ये द्वीप है जापान का। साथ में ही अगर हम बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण होकाइदो, होकाइदो जो कि बिल्कुल साउथ की तरफ स्थित है जापान के। शिकोकू, जो कि अगला महत्वपूर्ण महाद्वीप है, द्वीप है, सॉरी महाद्वीप नहीं बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, आइलैंड, जो कि जापान में स्थित है। और चौथा जो आइलैंड है वो है क्यूशू, जो कि बिल्कुल अगर हम बात करें वेस्ट की तरफ को स्थित है और साउथ कोरिया के बिल्कुल पड़ोस में है। और ये 4 महत्वपूर्ण हम द्वीपों की बात कर रहे हैं, जो कि जापान के महत्वपूर्ण द्वीप है। हालांकि इसके अलावा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को बहुत सारे द्वीपों का समूह है जापान। अगर हम जापान के इतिहास की बात करें तो जापान के इतिहास में शोगुनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोगुन जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे। 1603 ईस्वी में तोकुगावा वंश के लोगों ने शोगुन पद पर अधिकार कर लिया था। वह इस पद पर 1867 ईस्वी तक कायम रहे। इस समय के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर जापान में कानून व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने दैम्यों पर कड़ा नियंत्रण रखा तथा उन्हें शक्तिशाली नहीं होने दिया। उन्होंने प्रमुख शहरों एवं खाद्यान्नों पर भी नियंत्रण बनाए रखा। शोगुनों ने योद्धा वर्ग, जिसे सामुराई कहा जाता था, को विशेष सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों से हथियार वापस ले लिए। शोगुनों ने भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। तो ये शोगुनों की इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। शोगुन, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे, लेकिन वास्तविक तौर पर जापान पर इन लोगों का ही शासन चलता था। सम्राट नाम मात्र का रह गया था, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, जिसके कारण जापान में इन लोगों का जो शोगुन एक पोस्ट थी उस समय जापान के प्रधान सेनापति की, उस पर 1603 ईस्वी में तोकुगावा वंश, जो कि एक महत्वपूर्ण वंश था उस समय जापान का, उसने इस पद पर अधिकार कर लिया। और 1867 ईस्वी तक इन लोगों ने इस पद पर ये कायम रहे। तो बहुत लंबे 200 वर्षों से भी 250 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक तोकुगावा वंश का शोगुन पद पर अधिकार रहा। और इस दौरान उन्होंने, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कि महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। अपने विरोधियों को पराजित किया उन्होंने और जापान में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित की। जो अराजकता फैली हुई थी उसको उन्होंने समाप्त किया। साथ में उन्होंने दैम्य पर कड़ा नियंत्रण किया। ये एक प्रकार का एक ऐसा ग्रुप था जो कि बहुत महत्व रखता था जापान में, लेकिन उन्होंने, शोगुनों ने दैम्य पर नियंत्रण रखा और उन्हें शक्तिशाली नहीं बनने दिया उन्होंने। साथ में ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण शहर थे या खाद्यान्न जो केंद्र थे उन पर अपना नियंत्रण रखा। और योद्धा वर्ग, जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा वर्ग था जिसे सामुराई कहा जाता था, उस पर उन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखा और उनके अनेक सुविधाएं प्रदान की, जिसके कारण कि सामुराई वर्ग भी उनके साथ चला। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों को जो पहले अधिक हथियार दिए थे उन्हें भी वापस ले लिया और भूमि उत्पादन के आधार पर उन्होंने भू राजस्व निर्धारित किया। तो ये प्रश्न कई बार 2-3 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, आप लोगों ने इसको सही से कर लेना है। ये प्रश्न इस तरीके से आता है, कई बार शोगुन कौन थे, तो 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, कई बार 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं। जैसे शोगुन कौन थे, उनके पतन के क्या कारण थे, तो पतन के कारणों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले शोगुन कौन थे आप लोगों को पता होना चाहिए कि शोगुन जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे। एग्जामिनेशन में आप लोग अगर इतना भी लिखोगे कि शोगुन जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे,
तब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो आइडेंटिफिकेशन थी उनकी वो यही थी कि वो जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पद पर तोकुगावा वंश के लोगों ने अधिकार कर लिया 1603 ईस्वी में, और 1867 ईस्वी में तक वो इस पद पर रहे। बाद में फिर हम बात करेंगे कि मुत्सुहितो एक शासक था, उसने इस वंश को समाप्त कर दिया था, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन जब तक ये जापान में रहे, इन्होंने बहुत सारे सफलताएं प्राप्त की। जापान में कानून व्यवस्था को इन्होंने स्थापित करवाया, दाम्यों पर नियंत्रण रखा, समुराई वर्ग को उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं देके अपने साथ मिला लिया। तो ये शोगुनों के बारे में इस तरीके से आएगा, आप लोगों ने ये नोट्स इसके बना लेने बहुत ही ज़रूरी है। साथ में शोगुनों के पतन के कारण, जो अगला टॉपिक इसमें रहेगा हमारा, शोगुन कि क्यों उनका पतन हुआ, उसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला कि 1867 ईस्वी तक तोकुगावा वंश का नियंत्रण रहा। 1867 ईस्वी में शोगुन पद की समाप्ति के साथ ही जापान के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। शोगुनों के पतन के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण ये जो वंश था इसका अंत हुआ। तो सबसे पहले उनकी पक्षपातपूर्ण नीति, मतलब ये पक्षपात करते थे। उन्होंने राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर तोकुगावा वंश के लोगों को नियुक्त कर दिया था, जिसके चलते जो अन्य सामंती वंश थे उनसे नाराज हो गए थे, और यही एक कारण बना कि बाद में उन सामंती वंशों ने शोगुनों का साथ छोड़ दिया था। तो पक्षपातपूर्ण नीति शोगुनों ने अपनाई, जिसके कारण कि जो एक पतन का उनके कारण बना। साथ में ही दूसरा जो महत्वपूर्ण का इसमें कारण रहा है, शोगुनों के शासनकाल में अर्थव्यवस्था खराब होगी। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था ही उस राज्य की जो समृद्धि है उसका कारण रहती है, लेकिन शोगुनों के शासनकाल में अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, सेना में कमी आई और सैनिकों की नौकरी चली गई, तो जिसके कारण कि वो शोगुनों के विरुद्ध हो गया। तीसरा, इस काल में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, उन पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए, जिसके कारण वे जो किसान थे वो शोगुन शासकों के विरुद्ध हो गए। तो ये एक महत्वपूर्ण और कारण था जिसके कारण कि शोगुनों को किसानों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी, ये शताब्दी आप लोगों ने श कर लेना है इसको सही से, एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। 19वीं शताब्दी, श शेर वाला, शताब्दी में जापान में नए व्यापारिक वर्ग का उत्थान हुआ। यह व्यापारी वर्ग अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जापान में शोगुन व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था। तो नया एक वर्ग आया, और वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक जापान में शोगुनों का अंत नहीं होगा तब तक वे सही तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे, और वो भी उनके विरुद्ध हो गया। हालांकि एक और महत्वपूर्ण कारण इसमें रहा है, जिसके बारे में मैंने नोट्स नहीं बनाया लेकिन आप लोगों ने सुनना है, वो है कमाडोर मैथ्यू पेरी, जो कि अमेरिका के एक राजदूत के रूप में जापान में आए। वो अमेरिका की तरफ से 24 नवंबर 1852 को जापान की सरकार के साथ समझौता करने आए थे। अमेरिका के ये राजदूत के रूप में आए थे, जो वह 3 जुलाई 1853 में जापान की बंदरगाह उस समय की थी योकोहामा, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह थी, वहाँ पहुँचे। और ऐसी परिस्थितियों में 31 मार्च 1854 को एक संधि हुई, कानागावा की संधि। इस संधि के अनुसार जापान की 2 बंदरगाहें शिमोदा और होकोदाटे को अमेरिका के लिए खोल दिया गया। शिमोदा में अमेरिका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति दी गई। जापान ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे राष्ट्र जैसा व्यवहार करने का वचन दिया। विदेशियों के प्रवेश से जापान में स्थिति ने विस्फोटक रूप ले लिया, और शोगुन शासक की स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाए, क्योंकि पेरी के आने के बाद जो जापान के लोग थे उनको ये लगा कि अब अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे और देश जापान में आएंगे, जिसके कारण जापान की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी। यही एक कारण रहा कि जापान के लोग शोगुनों के विरुद्ध हो गए। तो ये बहुत सारे 4-5 कारण जो महत्वपूर्ण कारण थे कि जो मैंने आप लोगों को बताया, ये शोगुनों के पतन का कारण रहा। तो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। जहाँ तक बात शोगुनों की है,
मैंने एक बार फिर से बता दूं कि ये जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे, ठीक है। और तोकुगावा वंश के लोगों का इस पद पर अधिकार रहा। ये नोट्स आप लोगों ने इसके कर लेने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कल इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके जो नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लेके आऊँगा, और उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।